नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सुखोई 30 MKI के बारे में, जिसको इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन भी कहा जाता है। कुछ दिनों पहले इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को 2050 मिनट तक ऑपरेशन रखना चाहती है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट हमें 2050 मिनट तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में नजर आने वाला है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के उन चुनिंदा एयरक्राफ्ट में शामिल हो जाएगा जिन्होंने इतने लंबे समय तक इंडियन एयरफोर्स में सर्व किया है। तो आज के हमारे सेशन में हम इसी एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे, इसके अपग्रेड्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये एयरक्राफ्ट 2050 के बाद तक भी ऑपरेशन रह सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 के लॉन्गेस्ट सर्विंग एयरक्राफ्ट होने का जो खिताब है वो अपने नाम कर ले। तो आज के इस सेशन में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों सुखोई 30 MKI एक ट्विन इंजन ट्विन सीटर मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको भारतीय वायुसेना ने सन 2002 में अपने बेड़े में इंडक्ट किया था। उसके बाद से अब तक लगभग 272 यूनिट इसकी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट की जा चुकी है। नंबर के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा अभी इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहा है। हालांकि अभी एट प्रेजेंट 260 यूनिट ही इसकी सर्व कर रही है, क्योंकि पिछले 22 सालों में इस एयरक्राफ्ट की लगभग 12 यूनिट्स हमने क्रैशेस में खोई है। ये एयरक्राफ्ट रशिया के सुकोई 27, जिसको नेटो में फ्लैंकर एच के नाम से जाना जाता है, उसका एक एडवांस वर्जन है। हालांकि आज के दिन में सुकोई 30 का भी एक एडवांस वर्जन बन चुका है, जिसको सुकोई 35 के नाम से जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया था, जिसकी वजह से पिछले 2 दशकों में ये एयरक्राफ्ट बहुत सारी एयरफोर्सेस की पहली पसंद बना हुआ है। जैसे कि इसकी थ्रस्ट वेक्टर टेक्नोलॉजी, जो कि इसको हाईली मैन्यूवरेबल बनाती है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे मनूवर्स ये कर सकता है जो कि आजकल के भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 या F-22 जैसे एयरक्राफ्ट है वो भी नहीं कर पाते। इस सब के अलावा इसकी जो इंप्रेसिव लॉन्ग रेंज है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जैसी एक रेंज है, उसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा पॉपुलर है। नॉर्मल एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो लगभग 2000 किलोमीटर तक होती है, बट इस एयरक्राफ्ट की जो ऑपरेशनल रेंज है वो लगभग 3000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो लगभग इसको एक बॉम्बर की तरह सर्व करने में हेल्प करती है। तो ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसकी वजह से कई तरह के ऑपरेशंस को कैरिड आउट कर सकता है। और शायद यही वजह रही होगी कि भारत ने किसी भी तरह के बॉम्बर को अपने बेड़े में काफी सालों से इंक्लूड नहीं किया है, और ये जो एयरक्राफ्ट है कहीं ना कहीं हमारे जो बॉम्बर की कमी है उसको यहाँ पर पूरा करता है। इस सब के अलावा जब ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था तो उस समय रशिया ने इस एयरक्राफ्ट को स्पेशली इंडिया के हिसाब से डिजाइन किया था। इसी वजह से इसके 2 वेरिएंट्स आपको इंडियन एयरफोर्स में नजर आते हैं, जिसमें शुरुआती वेरिएंट्स MK थे, जिसमें मॉडर्नाइज एंड कमर्शियल था। इसके बाद इसके जो सेकंड वेरिएंट्स आए थे वो MKI आए थे, यानी कि सुखोई 30 MKI। यहाँ पर जो MK का मतलब है वो है मॉडर्नाइज एंड कमर्शियल फॉर इंडिया। सो इसी तरह रशिया ने बहुत सारी अलग अलग एयरफोर्सेस थी दुनिया की, जिसके अकॉर्डिंगली इन एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया। जैसे कि मलेशिया के लिए MKM है, या फिर अल्जीरिया के लिए MKA है। इसी तरह इंडिया के लिए जो वर्जन बनाया गया था उसको MKI नाम दिया गया। यहाँ पर इंडिया ने अपने हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से काफी सारी नई चीजों को इंटीग्रेट कराया। और आज के दिन में जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है सुखोई 30, वो इंडिया ने इतना ज्यादा एडवांस कर लिया है अपने एवियोनिक्स को इंटीग्रेट करके, अपनी सिस्टम्स को उसमें लगा के, कि वो रशिया के F-35 को टक्कर देता है और कुछ हद तक उससे कुछ पॉइंट्स पर यहाँ पर सुपीरियर भी है। दोस्तों अगर आज के दिन पे बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट एक इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट के ज्यादातर पार्ट जो है वो भारत में ही बनाए जाते हैं और भारत में ही इनको असेंबल किया जाता है। सो इस एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड रशियन लाइसेंस पर भारत में बनाती है, और लगभग 88% जो पार्ट्स हैं इसके वो भारत में ही बनाए जाते हैं। जैसे कि इसका इंजन जो है वो हमारी कोरापुट डिवीजन जो HAL की फैक्ट्री है वहां बनाया जाता है। इसके एरोफिल्म्स लखनऊ में बनाए जाते हैं, हैदराबाद में भी इसके एवियोनिक्स को डिजाइन किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें भारत में ही डिजाइन एंड डेवलप की गई हैं और इसको फाइनली भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। हालांकि भारत ने इसके अंदर बहुत सारे ऐसे देशों की भी इक्विपमेंट को और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है जो कि नॉर्मली रशियन एयरक्राफ्ट में नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे फ्रांस और इजराइल के एवियोनिक्स को इंटीग्रेट किया गया है, कुछ कंपोनेंट साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, कुछ ब्रिटिश ओरिजिन के हैं। तो इस एयरक्राफ्ट के अंदर कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रशियन एयरक्राफ्ट में नहीं होती। इन सब के अलावा हमारी जो इंडिजिनियस लेवल पर हमने टेक्नोलॉजीज बनाई है वो भी हमने इसके अंदर इंटीग्रेट की है। कई सारे ऐसे वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया है कि जो कि वेस्टर्न ओरिजिन के हैं। तो इस तरह से ये एयरक्राफ्ट बहुत हद तक रशियन ओरिजिन की बजाय ये एक अब एक इंडियन ओरिजिन का एयरक्राफ्ट बनकर के रह गया है।
दोस्तों सुकोई के अपग्रेडेशन को लेकर के बातें इसके 10 साल की कंप्लीट होने पर यानी कि 2012 से ही शुरू हो गई थी। हालांकि जो सीरियस स्टेप उठाए गए हैं वो पिछले कुछ सालों में उठाए गए हैं, जहां पर 2023 नवंबर में इस एयरक्राफ्ट के जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है जिसको सुपर सुकोई के नाम से जाना जाता है, उस एयरक्राफ्ट के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए ग्रांट किए। यहाँ पर लगभग 90 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर पहले अपग्रेड किया जाएगा, उसके बाद अदर एयरक्राफ्ट को भी धीरे धीरे अपग्रेड किया जाएगा। और यहाँ पर अपग्रेडेशन कुछ इस तरह से किया जाएगा कि ये अपग्रेडेशन आने वाले 30 से 40 सालों की जो इस एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर सके। इस एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन प्रोग्राम जिसको सुपर सुकोई के नाम से जाना जा रहा है, अगर उसके अंदर किए जाने वाले मेजर चेंजेस की बात की जाए तो यहाँ पर भारत के अंदर जो डिजाइन एंड डेवलप्ड वेपन्स हैं वो इसके साथ इंटीग्रेट किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एयर टू एयर मिसाइल्स में ब्रह्मोस और अस्त्र को इसके साथ इंटीग्रेट किया जाना है। इसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, 2, 3 ये तीनों ही इसके अंदर इंटीग्रेट की जाएंगी। इसके अलावा भारत का खुद का बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जिसको हमने इससे पहले जैगवार और MiG-29 यूपीजी के अंदर इंटीग्रेट किया है, वो भी इस एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन की एंड डेवलप किया जा रहा है और इसको इस प्रोग्राम में इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। इन सब के अलावा इसके अंदर जो रेडार है वो भी यहाँ पर चेंज किया जाना है। यहाँ पर हम इंडिजिनियसली बिल्ट रेडार जिसका नाम विरूपाक्षा रेडार है, जो कि हमारे उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार का एक एडवांस वर्जन है, उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये गैलियम नाइट्राइड रेडार है जो कि आजकल के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर है और F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट में भी इसी तरह के रेडार को यूज किया जाता है। इस रेडार के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये रशिया के स्नो लेपर्ड रेडार जो कि कुछ हद तक जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनको भी ट्रैक कर सकता है कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पर, सो उसकी कंपैरेबल ये रेडार काम करता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो हमारा विरूपाक्षा रेडार है ये भी कुछ हद तक जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनको ट्रैक कर सकता है। हालांकि ये कैपेबिलिटी अभी प्रूवन नहीं है। इस सब के अलावा इस प्रोग्राम के तहत हमारा इंडिजिनियसली बिल्ट हाई बैंड जैमिंग पॉड, ध्रुति रेडार वार्निंग सिस्टम, ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर एक स्पेशल पेंट की कोटिंग भी की जाएगी जिसकी वजह से इसका जो रेडार के ऊपर सिग्नेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। रेडार वेव्स को ये कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से इसकी जो स्टेल्थी कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। इस सब के अलावा इस एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन प्रोग्राम के शुरुआत में ये डिसाइड किया गया था कि इस एयरक्राफ्ट के एरोफ्रेम और इंजन के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के अंदर इतने ज्यादा एडवांस एवियोनिक्स को लगाया जाना है, इसके अंदर एक पावरफुल रडार को लगाया जाना है, तो इन सब की वजह से जो एनर्जी यहां पर चाहिए, जो पावर बैकअप चाहिए, वो शायद जो इसका करंट इंजन है जिसका नाम है AL-31FP, वो शायद यहां पर पूरी तरह इस पावर रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाए और एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को डिग्रेड किए बिना अगर ये सिस्टम्स इसके अंदर इंटीग्रेट करने हैं तो यहाँ पर जो इंजन है उसके अंदर भी रिक्वायर्ड चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से भारत ने रशिया से यहाँ पर हेल्प लेने की बजाय खुद ही यहाँ पर इंडिजिनियस लेवल पर इसका जो इंजन है उसके अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस करने का जो प्रोग्राम है उसको ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हालांकि इसका इंजन एट प्रेजेंट भी बहुत ज्यादा कैपेबल है, ये लगभग 123 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है जो कि रफाल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। सो इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद जो एयरक्राफ्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है वो लगभग 4.5 प्लस जनरेशन का होगा। और अगर स्टेल्थी कैरेक्टर को कुछ समय के लिए भुला दिया जाए तो ये एयरक्राफ्ट किसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कम नहीं होने वाला। वैसे भी हर एक एयरक्राफ्ट को स्टेल्थी होना ऐसा जरूरी नहीं है। वही एयरक्राफ्ट जो कि डीप इन दी एनिमी टेरिटरी स्ट्राइक करने वाले हैं उनका स्टेल्थी कैरेक्टर शायद जरूरी होगा, बट ये एयरक्राफ्ट एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर या फिर एयर सुपीरियरिटी रोल प्ले करता है जहां पर स्टेल्थ की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आज के दिन में भी अगर इस एयरक्राफ्ट की डॉग फाइट कराई जाए F-22 या F-35 जैसे एयरक्राफ्ट से तो ये उनको बहुत इजीली नॉकडाउन कर देगा। तो इसी तरह से इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटीज है, जो इसकी रेंज है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और ये एयरक्राफ्ट एक लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की बैकबोन बना रह सकता है अंटिल जब तक हमारा एमका या फिर हमारा तेजस जो है वो इतने नंबर्स में ना आ जाए कि वो इस एयरक्राफ्ट को आने वाले टाइम में नंबर्स के हिसाब से सुपरसीड कर दें। सो अब बात कर लेते हैं उस संभावना के बारे में कि क्या ये एयरक्राफ्ट 2050 या उसके बियॉन्ड तक हमारी इंडियन एयरफोर्स का पार्ट बना रहेगा या नहीं। सो देखिए 2040 तक तो ये डेफिनेटली हमारी इंडियन एयरफोर्स का पार्ट बना रहेगा, जिसका बड़ा कारण ये है कि 2030 लास्ट आते आते हमारे जो एमका का प्रोग्राम है उसकी शुरुआत होनी है और जो हमारे तेजस है उसके सफिशिएंट नंबर हमारी फोर्स में इंडक्ट किए जाने हैं। इसके बाद अगले 10 सालों तक यानी कि 2040 तक हम अपने एमका को डेवलप करेंगे, अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को हमारी फोर्स में इंडक्ट करेंगे। तो जब तक ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा तब तक तो इस एयरक्राफ्ट के रिटायर होने की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि 2040 के बाद भी हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा
हाई एंड टेक्नोलॉजी मानी जाती है। आज के जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन रहे हैं जैसे कि सुकोई 57 या फिर सुकोई 47 चेकमेट है, ये दोनों एयरक्राफ्ट भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी से ही बने हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो फीचर्स हैं कुछ कुछ सुकोई 57 एयरक्राफ्ट के अंदर यूज किए गए हैं। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिसको हम 2050 के बियॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। बट जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इस समय में हो रहे हैं, पिछले 50 सालों में हमने 2nd जनरेशन तक ही एयरक्राफ्ट को बनते हुए देखा था, उसके बाद 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, और आने वाले टाइम में कुछ एक सालों में आप देखेंगे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम भी बहुत सारे देश ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में आप 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी कई सारे देशों की फोर्सेज में इंडक्ट होते हुए देखेंगे। तो जितनी तेजी से इस समय टेक्नोलॉजी चेंज हो रहे हैं उससे ये संभावना थोड़ी सी कम है कि ये एयरक्राफ्ट आने वाले 2050 के बाद ये इंडियन एयरफोर्स का पार्ट बना रहेगा। बट यहाँ पर जो मिग 21 का रिकॉर्ड है, यानी कि 61 ईयर्स का जो उसका रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक भी मिग 21 हमारी फोर्सेज में सर्व कर रहा है और अभी इसको 2025 में रिटायर करने की बातचीत चल रही है। तो इस तरह से शायद मिग 21 का ये रिकॉर्ड तो ना टूटे, बट फिर भी ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एयरक्राफ्ट में से एक होने वाला है। अब इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे लाइव चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।